गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज जो हम बिंदु पढ़ने जा रहे हैं ये आपके अपने कोर्स में देखें तो 3 नंबर का जो प्रश्न है यहाँ से आता है और इसके माध्यम से यहाँ पे जो अंतर भी करवा लेता है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके विश्व में जल परिवहन के अंतर्गत नहरी तंत्र। और नहरी तंत्र में हमारे जो सबसे प्रमुख विश्व के अंदर 2 नहरें आती है वो हमारे कोर्स में है। एक तो है आपके पनामा नहर, एक है आपके स्वेज नहर। 2 नहरें आती है, एक तो है पनामा और एक है स्वेज नहर। विद्यार्थियों, हम दोनों नहरों के बारे में देखेंगे कुछ बिंदुओं के माध्यम से और दोनों नहरों के बारे में देखे और अंतर भी हम करेंगे। सबसे पहले स्वेज नहर के बारे में देखते हैं कि स्वेज नहर जो है उसके निर्माण से जुड़े हुए कुछ बिंदु हैं कि स्वेज नहर का निर्माण कैसे हुआ। तो स्वेज नहर की बात हम करें तो अलेक्जेंड्रिया जो कहाँ पर है, मिस्र में है। कहाँ पर है? मिस्र में है। इस अलेक्जेंड्रिया में जो फ्रांस के जो इंजीनियर थे उनका नाम था फर्डिनेंड डी लेसेप्स। फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने यहाँ पर 1859 में एक योजना बनाई जिसमें स्वेज नहर की रूपरेखा उन्होंने रखी और रूपरेखा रखने के बाद ये स्वेज नहर है वो 1869 में बनकर तैयार होगी। 1869 में क्या होगी? बनकर के तैयार हो गई। स्वेज नहर जो 1869 में बनके तैयार हुई, इसका कुछ डेटाज है, जो आपकी तिथियां है वो हमें ध्यान में रखनी है। 1859 में तो क्या हुआ, इसकी रूपरेखा तैयार हुई। किसने तैयार की? फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने। कहाँ तैयार की? अलेक्जेंड्रिया में। ये कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे। और 1869 में तैयार हो गई। 1956 में इसका क्या हो गया? राष्ट्रीयकरण हो गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब है एक देश के अधीन हो गई। किसके अधीन हो गई है? मिस्र। मिस्र में क्या हो गया? राष्ट्रीयकरण हो गया। और 1967 में आपके यूएनओ ने इसका क्या कर दिया? समर्थन कर दिया। राष्ट्रीयकरण का क्या कर दिया? समर्थन कर दिया। तो ये तो क्या है, इस नहर के निर्माण की रूपरेखा है कि निर्माण जो है वो किस प्रकार से हुआ, तो क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं कि नहर जो है उसकी स्थिति, नहर की स्थिति कहाँ है। नहर की स्थिति देखें तो बिल्कुल ध्यान से मैप में देखना। मैंने पूरा मैप नहीं बनाया है, केवल दोनों नहरों के अकॉर्डिंग मैप बनाया है। इधर आपका अफ्रीका के इधर ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसके इधर आता है क्या? हिंद महासागर। इधर आपके अटलांटिक आता ही है, अटलांटिक महासागर। ये आपके आता है भूमध्य सागर और इसके बीच में आपके आता है लाल सागर। विद्यार्थियों, ये हमने जो पहले एक मार्ग पढ़ा था, सामुद्रिक जो मार्ग था, भूमध्य सागर हिंद महासागर समुद्री मार्ग, इसमें मैंने इस स्वेज नहर के बारे में आपको बताया था। विद्यार्थियों ध्यान से देखना, जो हिंद महासागर है और भूमध्य सागर इसको जोड़ने वाली नहर कौन सी है? कौन सी? स्वेज नहर। स्वेज नहर की स्थिति की बात करें तो यह है मिस्र के अंदर ही, मिस्र के अंदर ही
जो भूमध्य सागरीय पतन है जिसका नाम है पोर्ट सईद, क्या नाम है, पोर्ट सईद। और जो आपके लाल सागर के स्थित पतन है उसका नाम है पोर्ट स्वेज। पोर्ट शहीद और पोर्ट स्वेज पतन को काट कर ये बनाई गई। तो इसकी लोकेशन कई बार एग्जाम में मैप में पूछ लेता है, तो इसकी लोकेशन भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में मिस्र के अंदर है। जो भूमध्य सागरीय पतन है वो तो पोर्ट शहीद है और लाल सागर का पतन है पोर्ट स्वेज। ये तो है इसकी स्थिति या अवस्थिति। अब हम बात करते हैं इसके विस्तार की। तो इसके विस्तार की मैं बात करूं तो 162 किलोमीटर लंबी है, 162 किलोमीटर लंबी ये नहर है और लगभग 10 से 15 मीटर ये गहरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है चौड़ाई, तो 60 से लेकर 360 मीटर तक है इसकी चौड़ाई है। लगभग 100 से ज्यादा पोत इसमें आते जाते हैं एक दिन में। ये जो है समतल तल वाली नहर है जिसमें आने वाली जो नदियां है वो ला करके क्या करती है, गाद इकट्ठा कर देती है। एक बार 1986 के लगभग इसमें गाद की समस्या आ गई थी जिसको बाद में साफ करवाया गया। तो गाद की समस्या समतल तल है वहां आती है। गाद की समस्या से एक बार ये बंद हो चुकी थी और उसको फिर बाद में क्या करवाया था, साफ करवाया था। तो गाद की समस्या आती है। इसके अलावा देखिए तो ये जो नहर है यहाँ पर जो आवागमन की क्रिया है वो क्या है, एक पतन है जिसका नाम है अदन। कौन सा पतन है, अदन। ये आपका बाहरी पतन है और इस बाहरी पतन पे आपके बड़े पोत फिर आंतरिक भाग में छोटे पोत है वो चला करते हैं। अब आपके कि कौन कौन से प्रदेश इससे जुड़ेंगे, तो कौन कौन से प्रदेश इससे जुड़ेंगे, तो यूरोप इससे जुड़ेगा, आपके एशिया के जितने प्रदेश है वो जुड़ेंगे और ऑस्ट्रेलिया भी इससे जुड़ेगा। महत्व की बात करें तो महत्व इसका कि जो आपका उत्तमाशा आंतरिक वाला मार्ग है इसका महत्व क्या हो गया, कम हो गया। जो आपकी लिवरपूल से जो कोलंबो की दूरी थी उसमें लगभग 6400 किलोमीटर की क्या हुई, कमी हो गई। साथ ही साथ इस नहर के माध्यम से आपके उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग और भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग दोनों जुड़ते हैं, जिससे अमेरिका, यूरोप और एशिया के देश है वो आपस में व्यापारिक क्रियाओं का गठन करते हैं। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण जो महत्व है कि यूरोप, अमेरिका और आपके ये भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है सारे और हिंद महासागरीय प्रदेश है वो क्या करते हैं, आपस में व्यापारिक क्रियाओं का गठन करते हैं। ये किसका महत्व है, आपके स्वेज नहर का। क्लियर है, एक बार रिपीट करते हैं। फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने 1859-69 राष्ट्रीयकरण हो गया, 67 में यूएन सहमति दे दी। स्थिति है भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य, कहाँ पर, मिस्र में। पोर्ट सईद है भूमध्य सागर का, पोर्ट स्वेज है लाल सागर का, अदन है जो इसका मार्गस्थ पतन है या बाहरी पतन है और विस्तार 162 किलोमीटर, 10 से 15 मीटर गहरी है और 60 से 360 मीटर तक क्या है, चौड़ी है। मार्ग में लगभग 10 से 12 घंटे का समय लगता है और जो गाद की समस्या से ग्रस्त होती है और लगभग 100 से ज़्यादा पोत है इसमें आवागमन करते हैं। बड़े पोत है वो कहाँ पे, अदन पतन पे ही क्या है, विश्राम करते हैं। इसमें जो आपकी नील नदी है वहाँ ये आपकी स्वेज नहर है, वहाँ से लेके इस्लामिया तक एक पेयजल आपूर्ति के लिए भी नहर निकाली गई है।
मार्गस्थ जो इसके बीच में जो आने वाले ये अपना जो क्षेत्र है वो विश्व का हृदय स्थल माने जाने वाला क्षेत्र है। इसको जोड़ने वाली है आपकी कौन सी नहर है? स्वेज नहर है। और यहाँ जो देश है, देशों में यूरोप के तो है, ये एशिया के जितने भी देश हैं, जैसे आपके अरब प्रायद्वीप वाले देश आ गए, अपने भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सभी क्या है इससे लाभान्वित होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पनामा नहर। देखो पनामा नहर की बात करें तो पनामा नहर के निर्माण में सबसे पहले 1874 में वही जो फ्रांसीसी विद्वान, क्या नाम था? फर्डिनेंड डी लेसेप्स, इन्होंने प्रयास किया, लेकिन यहाँ इस दौरान महामारी, बीमारी, इनके कारण क्या हुआ, ये जो प्रयास असफल रहा और काम बंद करना पड़ा। लेकिन इसके बाद आपके जो अमेरिका है इसने काम आरंभ करवाया। अमेरिका ने काम आरंभ करवाया, इसके बाद हम कहेंगे। लेकिन अमेरिका के जो एक फौजी थे जिनका नाम था डॉक्टर गोइथोल्स, क्या नाम था? डॉक्टर गोइथोल्स। डॉक्टर गोइथोल्स को इस नहर के निर्माण का श्रेय जाता है। इन्होंने इसकी रूपरेखा तैयार की, इसकी रूपरेखा तैयार करके, और इन्होंने 1904 में क्या है रूपरेखा तैयार की, और नहर है वो आपकी 15 अगस्त 1914 को बन करके क्या हो गई, तैयार हो गई। ये इसका उद्घाटन कब हुआ? 15 अगस्त 1914 को। यह जो नहर थी अमेरिका के माध्यम से बनाई गई, और अमेरिका ने क्या किया कि नहर के दोनों क्षेत्र है वहाँ की 8-8 किलोमीटर की लगभग भूमि है वो खरीद ली, और इस नहर को, इस भूमि जो इन्होंने खरीदी उसको क्या नाम दिया? नहर मंडल नाम दिया। क्या नाम दिया? नहर मंडल नाम दिया। और जब इसका निर्माण कंप्लीट हो गया तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया, उसको अपने अधीन रखा। किसने रखा? संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने अधीन रखा, और लगभग 85 वर्षों तक ये जो नहर है वो किसके अधीन रही? संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन रही। और 1 जनवरी 2000 को, 1 जनवरी 2000 को यह नहर है उसका क्या हो गया? राष्ट्रीयकरण हो गया। और यह नहर है वो किसके अधीन आ गई? ये नहर किसके अधीन आ गई? पनामा के अधीन आ गई। इसके अधीन आ गई? पनामा के अधीन आ गई। और वर्तमान में किसके नियंत्रण में है? पनामा के नियंत्रण में है। तो ये तो है नहर की रूपरेखा। यानी 1874 में गोइथोल्स ने क्या किया, आपके अमेरिकी फ्रांसीसी जो इंजीनियर थे फर्डिनेंड डी लेसेप्स, इन्होंने क्या किया था? प्रयास किया था, लेकिन इनका प्रयास है वो असफल रहा। काफी लोग मारे भी गए थे बीमारी से। फिर अमेरिका के फौजी गोइथोल्स ने इसकी रूपरेखा रखी 1904 में। इसका काम आरंभ हुआ 1914 में। 15 अगस्त 1914 में क्या हुआ, ये बनकर के तैयार हो गई और इसका उद्घाटन हुआ। ये 85 वर्षों तक कहाँ रही? यूएसए के अधीन रही। और फिर 1 जनवरी 2000 को ये पनामा के अधीन आ गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं अवस्थिति की। तो अवस्थिति में देखें तो ये आपकी कैरिबियन सागर है, और वैसे अटलांटिक है। ये कौन सा है? कैरिबियन सागर। और ये क्या है? अटलांटिक महासागर। ये क्या है? प्रशांत। तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को या कैरिबियन महासागर सागर को जोड़ने वाली कैरिबियन सागर या प्रशांत महासागर, यहाँ कैरिबियन भी बोल सकते हैं, अटलांटिक बोल सकते हैं। तो कैरिबियन या अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली प्रमुख नहर है। कौन कौन से प्रदेश से? तो इसके प्रदेशों की मैं बात करूं तो आपके एक तो है कोलोन,
अटलांटिक महासागर का जो तट है उसका तो क्या नाम है, कोलोन। और जो प्रशांत महासागर का है उसका नाम है पनामा। प्रशांत महासागरीय जो तट है या जो क्षेत्र है उसका नाम तो क्या है, पनामा। और जो अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र है उसका नाम क्या है, कोलोन। तो कोलोन और पनामा को काट करके, पनामा के क्षेत्र को काट करके यह नहर निर्मित की गई। कितनी लंबी है, तो ये 82 किलोमीटर लंबी है, 82 किलोमीटर लंबी है। मार्ग में काफी कुछ बाधाएं आई, क्यों आई, क्योंकि नहर का तल कैसा है, ऊबड़ खाबड़ है। कैसा है, ऊबड़ खाबड़ है, क्योंकि आपके राकीज पर्वतमाला और एंडीज पर्वतमाला इसके मध्य तो है, तो नहर का तल कैसा है, ऊबड़ खाबड़ है। और ये जो है न्यूनतम उसकी गहराई कितनी है, 12 मीटर, और अधिकतम कितनी है, 26 मीटर, यानी 12 से 26 मीटर तक क्या है, ये गहरा है। इसके अलावा हम इसके चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई है 90 मीटर से 395 मीटर क्या है, ये चौड़ी है, गहरी है और लंबी है। इसके बीच में हम एक बात और करें कि ये जो है ऊबड़ खाबड़ है और यहाँ पे लॉक्स लगाए गए हैं, यानी जलबंधक जिसे बोलते हैं। जलबंधक का मतलब है लिफ्टें लगाई गई है। क्या लगाई है, लिफ्टें। जो लिफ्ट क्यों लगाई गई है, ऊबड़ खाबड़ तला इस प्रकार तला इसका, तो यहाँ पे सीधा तो जहाज जाएगा नहीं, तो इसके लिए क्या लगाई गई है, लिफ्टें लगाई गई है। और कितनी, 6 लिफ्ट लगाई गई है। कितनी, 6 लिफ्टें लगाई गई है। तो ऐसा नहरी तंत्र जिसमें जलबंधक है तो कौन सा है, पनामा। क्या स्वेज में जलबंधक है क्या, तो नहीं है। तो कितनी है, 6 है। 6 को भी 3 लॉक्स के माध्यम से बांट दिया। कितने लॉक्स के माध्यम से, 3 लॉक्स के माध्यम से बांट दिया। प्रसार इसमें हम बात करें, सबसे पहले इधर देख लेते हैं कि ये जो आपकी नहर है, इसमें सबसे पहले जो लोक है उसका नाम है गाटुम लोक। गाटुम जो कहाँ पे है, ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर वाले साइड के अंदर कौन सा लोक है, गाटुम लोक। कौन सा, गाटुम। और अगला जो लोक है वो है पेट्रोमिटक। कौन सा है, पेट्रोमिटक। कौन सा लोक है, पेट्रोमिटक। तीसरा लोक जो है वो है आपका मीरालोक्स। मीरालोक्स, ये 3 लोक है, यहां रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है आपका, जो अटलांटिक महासागरीय तट के समीप है वो तो आपका कौन सा है, गाटुम लोक। कौन सा, गाटुम। दूसरा है पेट्रोमिटक, ये मध्य वाला है, ये कैसा है, मध्य है। और तीसरा है मीरालोक्स, ये प्रशांत महासागर तट का लोक है। तो इस प्रकार से 6 जलबंधक और 3 लॉक्स के माध्यम से यह नहर निर्मित है। जहाज जब जाते हैं तो उसमें काफी समय लगता है पार करने में। कितनी है, 82 किलोमीटर है। अब हम बात करें इसके महत्व की, तो महत्व वैसे देखें तो पनामा नहर का महत्व स्वेज नहर की तुलना में तो कम है, क्योंकि स्वेज नहर की समस्त प्रदेश है व्यापारिक क्रियाओं का एक अच्छा गठन करते हैं। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या वाले प्रदेश भी है और विपरीत क्या है, इनके पास संसाधन भी है। इस कारण से क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। तो व्यापारिक घटनाओं में, व्यापारिक क्रियाओं में तो किसका महत्व है, आपके स्वेज नहर का। दूरी के लिए भी किसका है, स्वेज नहर का महत्व है। लेकिन इसका भी महत्व है कुछ क्षेत्रों के लिए, जैसे आपके अमेरिका के पूर्वी तट है और पश्चिमी तट है, इन दोनों के बीच में क्या है, दूरी क्या हो गई, कम हो गई। जैसे न्यूयॉर्क की दूरी है वो इसके माध्यम से सैन फ्रांसिस्को से जोड़े तो लगभग 13,000 किलोमीटर, कितनी, 13,000 किलोमीटर क्या हो गई, कम हो गई न्यूयॉर्क की। कितनी, 13,000 किलोमीटर क्या हो गई, कम हो गई। इसके अलावा न्यू ऑरलियंस की जो दूरी है उसको देखें तो वो भी कितनी होगी, लगभग 9,000 किलोमीटर क्या हो गई, कम हो गई। कितनी हो गई, 9,000 किलोमीटर क्या हो गई, कम हो गई। इसके अलावा देखें तो आपकी न्यूयॉर्क से लेके
और आपके वालपेराइजो जो चिली का नगर है, कौन सा, वालपेराइजो, इसकी दूरी लगभग 6000 किलोमीटर क्या हो गई, कम हो गई। कितनी, 6000 किलोमीटर कम हो गई। और न्यूयॉर्क से लेके और आपके ऑस्ट्रेलिया के सिडनी तक, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी तक जाए तो इसकी दूरी कितनी हो गई, 6500 किलोमीटर क्या हो गई, कम हो गई। क्यों, क्योंकि सिडनी पहले जाते थे तो यहां से जाना था कहाँ पे, इस तट पे, और उत्तमासा होते हुए कहाँ जाएंगे, वो सिडनी जाएंगे। ठीक है, अब ये यहाँ जाते थे कहाँ पे, न्यूयॉर्क में तो आंतरिक भाग से, या फिर जाए तो कहाँ से, दक्षिण जो अमेरिका है वहां से होके आते थे। इसमें भी, ये भी दक्षिणी अमेरिका होते आते थे। तो यहाँ जो दूरी है वो कितनी, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को 13000, इसमें न्यूयॉर्क से लेके और ये सॉरी न्यू ऑरलियंस से लेके और सैन फ्रांसिस्को 9000, न्यूयॉर्क से लेके और वालपेराइजो की कितनी 6000, और सिडनी की लगभग आपके 6500 किलोमीटर की दूरी है वो क्या हो गई, कम हो गई। और हमारे यहाँ ये जो कोलंबो है उसके और लिवरपूल के बीच की दूरी है लगभग आपके 6400 किलोमीटर क्या हो गई, कम हो गई। तो विद्यार्थियों, अगर आप कंपैरिजन करो, तुलना करें, तो तुलना के बिंदु आपके सामने हैं। इसमें आपके जलबंधक नहीं है, इसमें आपके जलबंधक है। ये 82 किलोमीटर जो लंबी है, ये आपकी 162 किलोमीटर लंबी है। नहर का तल कैसा है, समतल है, उबड़ खाबड़ है। निर्माण की बात करें तो 1859 में आरंभ हुआ, 69 में पूरा हो गया, 1904 में आरंभ हुआ, 14 में क्या हो गया, पूरा हो गया। तो ये दोनों नहरें हैं वो आपके लिए जो अध्ययन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में हम विश्व के प्रमुख आंतरिक जल परिवहन मार्गों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।